रिसेंटली मैंने अपनी ड्रीम बाइक हाल ले ली, जो कि ऑन रोड मुझे 3.5 लाख रुपए की पड़ी, और ये सारे पैसे मैंने यूट्यूब की अर्निंग से दिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि पिछली दिवाली पे मैंने एक लैपटॉप भी लिया था, जो कि मुझे 1 लाख रुपए का पड़ा था, एंड अगेन उसके पैसे भी मैंने यूट्यूब से दिए थे। और अगर राइट नाउ देखा जाए तो मैं चंडीगढ़ के एक पॉश एरिया में रहता हूँ, जहाँ रेंट 15,000 रुपए है। और अगर मैं अपने सारे लिविंग एक्सपेंसेस मिलाऊं तो मेरे हर महीने 30,000 रुपए खर्च हो जाते हैं, और ये सारा खर्चा मैं सिर्फ यूट्यूब की अर्निंग से मैनेज कर रहा हूँ। अब आप में से काफी सारे लोगों को लग रहा होगा कि मैं घमंड दिखा रहा हूँ या फिर फ्लेक्स कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं बस आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि यूट्यूब की अर्निंग आपको कितना कुछ दे सकती है, और ये सारा काम तो मैंने सिर्फ 35 वीडियोस के अंदर ही किया है। लेकिन राइट नाउ मैंने आपको जो अपनी लग्जरियस लाइफ दिखाई है वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। केवल 6-7 महीने पहले की बात है, जब मैं भूखे पेट सो जाता था, सो डैट कि मैं पूरे महीने के कम से कम 20 दिन खाना अफोर्ड कर सकूं। मेरे पास पीने के लिए अच्छा पानी भी नहीं था, और मेरी सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई थी कि मैं आसपास कोई छोटी सी शॉप में या फिर मैकडोनल्ड्स में हेल्पर की जॉब ढूंढने ही वाला था, ताकि मैं अपने बिजनेस के लिए पैसे इकट्ठे कर सकूं और उसे रन कर सकूं, और इसी के साथ साथ एटलीस्ट 3 टाइम का खाना अफोर्ड कर सकूं, क्योंकि मेरे अंदर बहुत ही ज्यादा वीकनेस भी आ गई थी। लेकिन मेरी लाइफ में ये ड्रास्टिक चेंज एकदम से हुआ कैसे, वो भी सिर्फ 6 महीने के अंदर। यूट्यूब से कितनी अर्निंग हो जाती है, मेरी बैक स्टोरी क्या है, क्या यूट्यूब को एक सीरियस करियर की तरह लेना चाहिए। आज की 200 की स्पेशल वीडियो में मैं आपको इन सभी क्वेश्चंस का आंसर देने ही वाला हूँ, और साथ ही मैं आप लोगों के साथ अपनी बैक स्टोरी भी शेयर करूंगा और अपनी करंट लाइफस्टाइल भी बताऊंगा, और उसके साथ साथ मैं अपने फ्यूचर गोल्स भी बताऊंगा। अगर आप एक यूट्यूबर है या फिर यूट्यूबर बनने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है मेरी लाइफ स्टोरी कहीं ना कहीं आपको इंस्पायर कर दे कुछ अचीव करने के लिए। तो मेरी कहानी की शुरुआत होती है 9th क्लास से, जब मैं सिर्फ 16 साल का था। ये मेरी लाइफ का वो स्टेज था जहाँ मैं अपनी हर एक चीज में अच्छा कर रहा था। पढ़ाई में मैं सेकंड टॉप पर था, टीचर्स मुझे क्लास का रोल मॉडल बताया करते थे, दोस्तों के साथ भी अच्छी खासी मस्ती हो जाया करती थी, और मैं स्पोर्ट्स में भी अच्छा खासा था। और क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छा था तो 9th खत्म होती 10th में डिसाइड किया जाता है कि मुझे चंडीगढ़ भेज देना चाहिए कोचिंग के लिए, और वो भी नीट की। अब आप लोगों की तरह मैं भी एक मिडिल क्लास से आता हूँ, और हमारे पास करियर के नाम पे 2-3 चीजें ही होती है, या तो इंजीनियर, या तो डॉक्टर, या फिर सिविल सर्वेंट। और क्योंकि मेरा बड़ा भाई ऑलरेडी इंजीनियरिंग कर रहा था तो मेरे लिए डॉक्टर ही एक सही लाइन देखी गई करियर के तौर पे। अब मैं ये रैंकिंग के कंपटीशन में आगे रहूं, इसलिए मुझे 10th क्लास में ही कोचिंग भेज दिया गया था। ऑल्दो ये डिसीजन मैंने अपने आप से लिया था, लेकिन इसके पीछे काफी सारे अलग अलग फैक्टर्स थे जो कि मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता। लेकिन स्टिल मैं कभी भी अपने आप को जॉब करते हुए इमेजिन नहीं कर पाता था। जब मैं मेडिकल की तैयारी कर रहा था उस टाइम पे भी मैं यही इमेजिन किया करता था, या तो मैं खुद का हॉस्पिटल बना लूंगा या फिर खुद की एक फार्मेसी रन करूंगा। और 10th के एंड में आते आते मैंने कोचिंग में भी अच्छी खासी रैंक गेन करना स्टार्ट कर दी थी। कोचिंग के अंदर भी एक अलग ही स्ट्रगल होता है। जो लोग अभी कोचिंग जा रहे हैं वो मेरी इस बात को समझ पा रहे होंगे, लेकिन स्टिल कंपटीशन को बीट करते हुए मैंने वहां पे भी किसी तरह रैंक गेन करना स्टार्ट कर दिया था, और मुझे ये रियलाइज हो गया था कि अगर मैं चाहूँ तो मैं नीट भी क्लियर कर सकता हूँ। लेकिन ये चीज उतनी भी सिंपल नहीं थी जितनी दिख रही थी। ऑल्दो मेरी रैंक आना तो स्टार्ट हो गई थी, लेकिन मुझे ये भी रियलाइज हो गया था कि अगर मैं अपना नीट क्लियर कर भी लेता हूँ तो मुझे अपनी जिंदगी के 10 साल एटलीस्ट वो करके निकालना पड़ेगा जो मैंने अपने पिछले 1 साल के अंदर किया है, सिर्फ पढ़ाई। और अपने 10 साल इन्वेस्ट करने के बाद जाके मुझे कोई अच्छी नौकरी मिलती या फिर मैं अपने खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकता था, और ये चीज मुझे बिल्कुल भी वर्थ ही नहीं लग रही थी। मेरे अकॉर्डिंग 20 से लेकर 30 की एज वो होती है जहाँ पे बंदा अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करता है, खुद के बारे में जानता है, दुनिया के बारे में जानता है, और जीने का एक तरीका ढूंढता है। और अगर मैं अपना मेडिकल करियर ही परस्यू करता रहता तो कहीं ना कहीं मेरे 20 से लेकर 30 तक की एज में कम से कम 15 घंटे डेली मेरी पढ़ाई करने में निकल जाती। और इन सबके सिवाय जो घर वाले मेरे ऊपर लाखों और करोड़ों खर्च करने वाले थे वो अलग। और ये चीज मेरे को टोटली बर्दाश्त नहीं हो रही थी, और अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में 24 घंटे चला करती थी। और ये चीज ने मेरे दिल और दिमाग में इतना ज्यादा कब्जा कर लिया कि एंड में मैंने वो चीज करी जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी। अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठी करके मैंने अपने घर वालों को कह दिया कि मैं कोचिंग कंटिन्यू नहीं करना चाहता। अब मेरे पापा ऑलरेडी मेरी कोचिंग पे लाखों रुपए खर्च कर चुके थे, और उसके बाद कोई ऐसा डिसीजन लेना ऑब्वियस सी बात है कहीं से भी नॉर्मल नहीं था, ना उनके लिए ना मेरे लिए। और ये वही मोमेंट था जहाँ से मेरा डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, क्योंकि मुझे एक लूजर का टैग दे दिया गया था, क्योंकि मैं कोचिंग छोड़ के आया था और एक नए स्कूल में मैंने कॉमर्स स्ट्रीम को चूज कर लिया था। लगभग स्टार्टिंग के 6 महीने तो मुझे घर में हर रोज ताने बजा करते थे कि इसने कोचिंग छोड़ दी, इससे पढ़ाई नहीं हुई, इसने अपना टैलेंट वेस्ट कर दिया, देखो वो भी कोचिंग जा रहा है, ये भी नीट कर रहा है, उसका भी ये हो गया, उसका भी वो हो गया, एंड सो ऑन। और ये चीज कंटिन्यू रही 12th क्लास तक। अब जब मैं कोचिंग छोड़ के आया था तो वो लॉकडाउन वाला पीरियड था, इसलिए घर में रहने के सिवाय मैं कुछ और कर भी नहीं सकता था। और ऐसे ही एक दिन ऑनलाइन बिजनेस स्टडीज की क्लास लगाते हुए मैं इंस्टाग्राम चला रहा था, जहाँ पे मुझे काफी सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर दिखे जो कि इंस्टाग्राम से ही अर्निंग कर रहे थे और काफी ज्यादा अच्छी खासी लाइफस्टाइल जी रहे थे। और ये चीज ने मुझे बहुत ही ज्यादा क्यूरियस कर दिया कि ये ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से ये ऐसी लाइफस्टाइल जी पा रहे हैं, और यहाँ मैं अपने घर वालों के ताने सुन रहा हूँ। तो मैंने भी एक इंस्टाग्राम पेज बनाया और उन लोगों को डीएम करने लग गया ताकि मुझे एटलीस्ट थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल सके। ऑल्दो उनके कभी भी मुझे रिप्लाई नहीं आए, लेकिन एक बंदे ने मुझे अपना कोर्स पिच करा, और उसने कहा कि अगर मैं ये कोर्स कर लेता हूँ तो मुझे इंस्टाग्राम की पूरी मार्केट समझ आ जाएगी और मुझे पता चल जाएगा कि ये लोग अमीर कैसे हुए हैं। अब वो बंदा मुझे वो कोर्स 1000 रुपए में बेच रहा था, लेकिन मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी उसे देने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास जीपे भी नहीं था, और अगर मैं अपने घर वालों से पैसे मांगता तो ये आग में घी डालने जैसा हो जाता, क्योंकि वो कहते कि तू इतना बेवकूफ है कि ऑनलाइन किसी पे भी भरोसा करके उनको पैसे दे रहा है, और ये ऑनलाइन कोर्स होता क्या है, क्या होगा इससे, असली कोर्स तो तू छोड़ के आ गया। तो इसी डर से मैंने अपने घर
वालों से पैसे नहीं मांगे और मैंने उस बंदे को अपनी पूरी सिचुएशन बताई कि मेरे साथ क्या चल रहा है, मेरे को इस कोर्स की कितनी ज्यादा जरूरत है, जिससे मुझे ये भी पता चला कि वो बंदा खुद दिल्ली में रहता है और मेरी एज का ही है और वो मेरी सिचुएशन को पूरी तरह से समझ सकता है। इसलिए उसने 1000 रुपए के कोर्स को मेरे को 200 में देने के लिए तैयार हो गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर ये 1000 से 200 में आ गया तो फ्री में ही दे देता, और यही चीज मैंने उससे भी कही। और उस टाइम पे उसने मेरे से एक बात कही जो कि उस टाइम पे तो मुझे रेलिवेंट नहीं लगी थी, लेकिन अगर आज मैं पीछे मुड़ के देखूं तो उसी एक बात ने मेरी लाइफस्टाइल को पूरी तरह से चेंज कर दिया। उसने मुझे कहा कि उसके मेंटोर ने उसे एक चीज सिखा रखी है कि कभी भी कोई भी नॉलेज फ्री में मत देना, भले उस चीज के तुम 100 रुपए लो, 200 रुपए लो, लेकिन लो जरूर, क्योंकि जो भी चीज तुम फ्री में दोगे अल्टीमेटली तुम उसकी वैल्यू गिरा दोगे, सामने वाला उसकी वैल्यू कभी भी नहीं करेगा। अब उस टाइम जैसे मेरी सिचुएशन थी उस टाइम पे तो मुझे कुछ भी मिल जाता तो मैं उसकी वैल्यू जरूर करता, लेकिन ये चीज मैं उसे नहीं समझा सकता था। इसलिए मैंने एक बहुत ही गलत काम किया जो कि आज तक मेरे घर पे नहीं पता। मैंने अपने पापा के फोन से चोरी चुपके से 200 रुपए की ट्रांजेक्शन कर दी। अब ऑल्दो ये अमाउंट इतना बड़ा नहीं था कि मैं अपने पापा से मांग नहीं सकता था या फिर वो मुझे इस अमाउंट के लिए कुछ बोलते, लेकिन पॉइंट ये था कि 200 रुपए मैं एक ऑनलाइन कोर्स के लिए दे रहा था। वो टाइम पे जस्ट लॉकडाउन स्टार्ट ही हुआ था, इसलिए ऑनलाइन जैसी चीज बिल्कुल भी ट्रस्टवर्दी नहीं थी। उनको तो यही लगने वाला था कि मैं अपने पैसे डुबा रहा हूँ, और इंडियन पेरेंट्स को ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट समझाने से ज्यादा आसान मुझे चोरी करना लगा, और मैंने वही किया। अगेन मैं कह रहा हूँ कि ये चीज बहुत ही गलत थी, मेरे घर पे आज तक नहीं पता और ना ही पता चले तो अच्छा होगा। अब मैंने वो कोर्स ले तो लिया था और उसे 3-4 दिन के अंदर मैंने पूरी तरह से स्टडी भी किया और कंप्लीट भी कर दिया, जिससे मुझे एटलीस्ट मार्केट की थोड़ी बहुत नॉलेज तो पता चली गई थी। और उसी मोमेंट पे मुझे रियलाइज हुआ कि इंस्टाग्राम कितना बड़ा समंदर है और मैंने अभी जैसे उसके एक किनारे को पकड़ा है। लेकिन यहाँ पे अब मेरी मेंटेलिटी में एक चेंज आया और मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट भी आया। अब मैंने अपने पापा से जो 200 रुपए चुराए थे वो कहीं ना कहीं मुझे वापस उनको देने थे किसी भी तरह, और मेरे पास अर्निंग का कोई और सोर्स नहीं था सिवाय जो कोर्स मेरे पास था उसी को रीसेल करने के। उस टाइम पे मुझे बुक पढ़ने का भी थोड़ा बहुत शौक था, तो मैंने एक बुक पढ़ी थी हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। तो उस बुक से जितनी भी स्ट्रेटेजीज थी सेल्स की मैंने उसको जरा एक साइड पे लिखा और उन्हीं स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके मैं उसी कोर्स को रीसेल करने की कोशिश में लग गया। मैं सुबह 9 बजे अपना फोन लेके बैठ जाता था और रात के 9 बजे तक अपने फोन से लोगों को मैसेज किया करता था, उनको कन्विंस किया करता था कि वो मेरे से कोर्स बाय कर ले। और बड़ी मुश्किल से 1 महीने के अंदर मैं सिर्फ 3 ही क्लाइंट क्लोज कर पाया, जिससे मैंने लगभग 1000 रुपए कमाए थे। मुझे पूरे 1 महीने की मेहनत के सिर्फ 1000 रुपए मिले थे, और वो 1000 रुपए ऑब्वियसली पापा के अकाउंट में गए थे और मैंने उनको कुछ नहीं बताया कि 1000 रुपए आया है या क्या हुआ है। और अच्छी बात ये थी कि उनके फोन से 200 रुपए की ट्रांजेक्शन हुई है, ऐसी कोई भी चीज उनको बिल्कुल भी पता नहीं चली थी। अब मैंने 1000 रुपए तो अर्न कर लिए थे, लेकिन मुझे यहाँ से ग्रोथ चाहिए थी। मुझे समझ आ गया था कि मैं ऐसे तो काम नहीं कर सकता, मुझे एक मेंटोर की जरूरत है जो कि मुझे अच्छे से समझा सके कि ये मार्केट काम कैसे कर रही है, कैसे लोगों को पिच किया जाता है, कैसे सेल्स की जाती है। और इंस्टा पे ही मैसेज कर करके मुझे काफी सारे लोग खुद मेंटोरशिप के लिए पिच भी किया करते थे, खुद मैं मेंटोर ढूंढ भी रहा था, और मुझे एक बंदा मिलता है जिसने कहा कि उसकी मेंटोरशिप 3000 रुपए की है। अब अगेन मेरे पास पैसे तो नहीं थे, लेकिन वो मेंटोरशिप मेरे लिए बहुत ही जरूरी थी। तो मैंने अगले 2 महीने लोगों को मैसेज करता रहा, डीएम करता रहा, उनको मैं कन्विंस करता रहा कोर्स बाय करने के लिए, और एंड में जाके मैंने 2 महीने के बाद जाके कहीं 3000 रुपए इकट्ठा कर पाया। ये सब के दौरान मुझे इतना फोन चलाना पड़ा जितनी मुझे आदत भी नहीं थी, और एक बार तो मैं बीमार भी हो गया था ज्यादा फोन चलाने की वजह से। मुझे लिटरली फोन की स्क्रीन पे देख के उल्टी आ जाती थी, क्योंकि मुझे इतनी स्क्रीन टाइम की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। और जब आप लोगों से 4-4 घंटे बात करो और उसके बाद में एंड में वो ना बोल दे तो वो फीलिंग भी एक अलग ही फीलिंग होती है। इसलिए कहते हैं कि सेल्स हर किसी की बात नहीं है, क्योंकि सेल्स में आपको जितनी रिजेक्शन मिलती है आपको अपने प्रपोजल में भी उतनी रिजेक्शन नहीं मिलेगी। अब मैंने 3000 रुपए इकट्ठा तो कर लिए थे, लेकिन वो 3000 रुपए आए मेरे पापा के अकाउंट में ही थे, और अगर मुझे आगे उस बंदे को वो 3000 रुपए देने थे तो ऑब्वियसली मुझे पापा से वो पैसे तो लेने ही थे। तो मुझे अल्टीमेटली पापा को सारी चीज समझानी पड़ी कि क्या चल रहा है। ऑल्दो उनको मैं डीप में तो कुछ नहीं समझा पाया, लेकिन मैंने उनको किसी तरह बस बता दिया कि मुझे 3000 रुपए चाहिए। अब ये सुनने में कोई इतना बड़ा टास्क नहीं लग रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा था, इतना ज्यादा इंट्रोवर्ट कि अगर मेरे पास कोई काम ना हो तो मैं अपना मुंह ही नहीं खोलता। इवन मैं अपने बेसिक नीड्स के लिए भी अपने घर वालों से पैसे मांगने में हेजिटेट करता था। मैक्सिमम पैसे जो मैंने आज तक अपने घर वालों से मांगे थे वो 500 रुपए थे बर्थडे पार्टी के लिए, और इवन अपने बर्थडे के लिए भी मैं आधे से ज्यादा पैसे पहले ही बचा के रखता था ताकि मुझे घर वालों से ज्यादा मांगने ना पड़े। अब ऐसी सिचुएशन में एकदम से मुझे 3000 रुपए मांगने पड़े अपने घर वालों से, तो ये मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी चीज थी। इवन मैं ये ढंग से बोल भी नहीं पा रहा था कि मुझे इतने रुपए चाहिए। वो मैंने जब उनको बाद में सारी चीजें एक्सप्लेन करी कि देखो आपके अकाउंट में इतने इतने ट्रांजेक्शन आई है, ये सारे इनकम मेरी वजह से आई है और मुझे यही वापस चाहिए, तब जाके वो पैसे मुझे मिले हैं। अब मैंने वो पैसे ले तो लिए और उस मेंटोर को दे भी दिए, लेकिन अगेन यहाँ पे मैं एक ट्रैप में फंस गया था। अगर गलती से वो बंदा एक स्कैम निकलता तो मेरे 3000 रुपए गए थे, और ये चीज ऑलरेडी मेरे घर पे पता चल चुकी थी कि मैं 3000 रुपए लिए हैं, तो वो कहीं ना कहीं मेरे से जरूर पूछते कि उन 3000 रुपयों का किया क्या। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि वो बंदा स्कैम नहीं निकला, और उसने मेरे को काफी सारी स्ट्रेटेजीज सिखाई जिनको मैंने लेटर ऑन फॉलो भी किया। अब जो स्ट्रेटेजीज उसने सिखाई थी और जो बिजनेस मॉडल उसने सिखाया था उसमें ऐसा करना था कि मुझे लोगों को मेंटोरशिप देनी थी जूम कॉल्स के थ्रू, और उनको सेल्स के लिए पिच भी जूम कॉल के थ्रू ही करना था। तो बेसिकली मुझे टोटली स्ट्रेंजर लोगों से बात करनी थी जूम कॉल पे। अब एज एन इंट्रोवर्ट जो अपने दोस्तों से ही मुश्किल से बात करता हो, उसके लिए स्ट्रेंजर से बात करना और उनको चीजें समझाना बहुत ही बड़ा टास्क था। लेकिन स्टिल
पैसे तो कमाने थे कुछ भी करके। तो मैंने अपनी सारी पर्सनैलिटी को एक साइड फेंका और काम पे लग गया। अब मैं महीने के आराम से 10 से 12 हजार रुपए तक कमा रहा था पूरे महीने काम करने के बाद। लेकिन मैं इतने में भी सेटिस्फाई नहीं था। पूरे महीने काम करने के बाद 10 से 12 हजार रुपए कुछ भी नहीं होते और मुझे पता था कि मैं अपनी इनकम को ज्यादा कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे मेंटोर ने वो चीज मेरे को ऑलरेडी पहले बता रखी थी, लेकिन मैं फॉलो नहीं कर रहा था। मुझे फॉरेन क्लाइंट्स को क्लोज करना था अगर मुझे अपनी इनकम को बढ़ाना था, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं रहा था क्योंकि मुझे फिर उनसे इंग्लिश में बात करनी पड़ती। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, प्रॉब्लम ये थी कि इंग्लिश में बात करते करते मेरा गला बहुत सूखता था, मैं अटकता बहुत था, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी भी इतने सारे लोगों से बात नहीं करी थी। हिंदी में चीजें समझाना फिर भी आसान है क्योंकि यहाँ पे आप अपनी लोकल लैंग्वेज में अपनी मदर टंग में चीजें समझा सकते हो, लेकिन एक फॉरेन ऑडियंस को कुछ समझाना मुश्किल होता है। और क्योंकि ये चीज मैंने कभी पहले की भी नहीं थी तो मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल थी। लेकिन अगेन मैंने यहाँ पे भी अपनी सारी कंफर्ट को साइड में रखा एंड अगेन मैं फॉरेनर क्लाइंट्स को पिच करना स्टार्ट किया, उनको क्लोज भी किया और काफी अच्छी खासी अर्निंग भी करी। अब मैं महीने की सिर्फ 3 ही क्लाइंट क्लोज किया करता था और उनसे ही 24,000 रुपए ले लिया करता था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मैं चाह के भी अब 3 क्लाइंट से ज्यादा क्लोज नहीं कर पा रहा था। ज्यादा से ज्यादा 4 हो पाते थे लेकिन उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली सारा काम तो मुझे ही करना पड़ रहा था, इसलिए मैं स्केल नहीं कर पा रहा था, मैं उसी पे अटक गया था। और सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं थी, अब मेरी 11th क्लास लगभग यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी थी और 12th क्लास स्टार्ट हो गई थी। अब बार बार स्कूल खुल रहे थे, बंद हो रहे थे, खुल रहे थे, बंद हो रहे थे, जिसकी वजह से मेरा काम भी काफी ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा था। और इस सब के सिवाय मैं सिर्फ इंस्टा पे नहीं टिका रहा। जब मेरे पास पैसे आए तो मैं अलग अलग कोर्सेज खरीदा भी करता था, उनसे सीखा भी करता था और काफी सारे अलग अलग बिजनेस भी ट्राई करे, जिसमें से एक यूट्यूब भी था। और ये सब करते करते मेरे काफी सारे पैसे डूबे भी है, काफी लोगों ने मुझे स्कैम भी किया है, काफी सारे बिजनेस नहीं भी चले हैं। लेकिन अल्टीमेटली मेरा नेटवर्क काफी स्ट्रॉन्ग हो गया था, जिसने मेरे को काफी मदद करी, क्योंकि इंस्टाग्राम पे अब मैंने अच्छी खासी अपनी एक पहचान बना ली थी। आधे से ज्यादा लोगों को मैं ही मेंटोर किया करता था और मेरे मेंटीज भी काफी अच्छा काम कर रहे थे, तो लोग मुझे जानने लग गए थे। अब देखा जाए तो मैं दोबारा से अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं स्टेबल हो गया था। मैं एटलीस्ट खुद को लूजर की तरह तो नहीं देख रहा था। जिस तरह मैं 9th में अपनी हर एक फील्ड में अच्छा कर रहा था, वैसे मुझे लग रहा था कि मैं एटलीस्ट अपने एज ग्रुप वाले लोगों से तो अच्छा ही कर रहा हूँ। मेरी 12th भी लगभग कंप्लीट होने ही वाली थी और 12th कंप्लीट होते होते लगभग मैंने अपने जितने भी पैसे कमाए थे आधे से ज्यादा खर्च कर दिए थे, क्योंकि मुझे अपना इंट्रोवर्ट नेचर बहुत ही ज्यादा बड़ा इशू लग रहा था। इसलिए मैंने रियल लाइफ में भी काफी सारे दोस्त बनाए, उनके साथ हर जगह घूमने भी जाता था, रेस्टोरेंट्स में जाता था, ट्रिप्स पे जाता था और इन सब का खर्चा मैं कहीं ना कहीं अपने ही पैसों से उठाया करता था। मैं अपने घर वालों से पैसे मांगना यहाँ पे बंद कर चुका था। अब जैसे 12th कंप्लीट होती है मैं कॉलेज वगैरह के चक्करों में फंस गया और लगभग 3 महीने में बिल्कुल भी अच्छे से काम नहीं कर पाया अपने इंस्टा पेज पे, जिसकी वजह से मेरा पेज तो डेड हुआ ही, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं मैं अपनी अर्निंग वहां से निकाल ले रहा था। कॉलेज जाते टाइम मेरी थिंकिंग ये थी कि मैं कॉलेज जाऊंगा तो वहां मेरा नेटवर्क बनेगा, अच्छे अच्छे दोस्त बनेंगे जो कि अल्टीमेटली मुझे बिजनेस में फायदा करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। कॉलेज सिर्फ मेरा टाइम बर्बाद कर रहा था, मेरे पैसे बर्बाद कर रहा था। 75% अटेंडेंस के चक्कर में मुझे बार बार कॉलेज जाना पड़ता था, जिसकी वजह से मैं अपना इंस्टा का बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था। और इस सब की वजह से हुआ ही है कि जो मैंने इतनी मुश्किल से नेटवर्क बनाई थी, इतनी मुश्किल से अपनी एक पहचान बनाई थी, वो सिर्फ कुछ महीनों के अंदर ही खत्म हो गई। लगभग 3 महीने हो गए थे मैं अपने पेज पे कुछ पोस्ट नहीं कर पाया था, ना ही वहां से कोई क्लाइंट क्लोज कर पाया था। और इस चीज ने मुझे इतना फ्रस्ट्रेट किया कि मैंने कॉलेज जाना बंद कर दिया। मैं अब अपने पीजी में बैठ के क्लाइंट को क्लोज करने की कोशिश किया करता था, लेकिन अब मैं पहले की तरह क्लाइंट क्लोज नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरे पास एक डेड पेज था। और ये सब करते करते जनवरी 2023 आ गया। अब जनवरी के आने तक तो मैं किसी तरह अपना इंस्टा हैंडल मैनेज कर रहा था, कॉलेज भी चला जाया करता था, एग्जाम भी दिया करता था, सब कुछ बैलेंस करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जनवरी से मैंने कॉलेज जाना ही बंद कर दिया। मैं लिटरली अपने पीजी में पड़ा रहता था और यही सोचता रहता था कि मुझे करना क्या है। मुझे इतना तो क्लियर था कि मैं जॉब नहीं करने वाला, और अगर मैं जॉब नहीं करने वाला तो मुझे डिग्री की कोई वैल्यू नहीं दिख रही थी। साथ में कॉलेज मेरे पापा के काफी सारे पैसे भी खा रहा था और वो चीज मेरे लिए बहुत ही ज्यादा हेडेक बन गई थी। जनवरी से मार्च तक मैं सिर्फ यही सोचता रहा कि मुझे करना क्या है। और इस सब के बीच में मैंने अपने एमएसटी भी मिस किया और अपना सेमेस्टर एग्जाम भी नहीं दिया। और मार्च के एंड में मैंने एक ऐसा डिसीजन लिया जो कि मेरे घर वालों के लिए काफी शॉकिंग था। जो लूजर का टैग अभी बड़ी मुश्किल से गायब हुआ था, उसे अगेन मैंने अपने सर पे छाप लिया। मैंने मार्च के एंडिंग में अपने घर पे जाके ये बोल दिया कि मैं कॉलेज कंटिन्यू नहीं करना चाहता, मैं ड्रॉप आउट कर रहा हूँ। अब कहीं ना कहीं ये चीज मेरे दिमाग में जनवरी में ही आ चुकी थी, लेकिन इसको मेरे मुंह तक आने में कम से कम 3 महीने लग गए। और जैसे मैंने ये चीज बोली, मेरे घर वालों ने नॉर्मल इंडियन पेरेंट्स की तरह ही रिएक्ट किया कि मैं पागल हो गया हूँ, ऑनलाइन क्या ही कर लेगा, अगर कॉलेज नहीं करेगा तो क्या करेगा, बिना डिग्री के कैसे जिएगा, पहले कोचिंग छोड़ दी अब कॉलेज छोड़ रहा है, कुछ नहीं कर सकता जिंदगी में। ऐसी चीजें एटलीस्ट मुझे काफी टाइम तक सुनने को मिली। और एंड में जाके मैंने अपने पापा के साथ एक डील करी, जिसकी वजह से मुझे एटलीस्ट कॉलेज छोड़ने का एक मौका मिल गया। मैंने अपने पापा से ये डील करी कि मुझे 2 साल दे दीजिए अपना कोई भी काम करने के लिए। अगर 2 साल में मेरा कुछ हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है तो मैं आप लोगों के साथ गाँव जाऊंगा और जो भी आप लोग कहोगे वो करूंगा। अब गाँव में मेरे पापा का बिजनेस है, लेकिन उस चीज को कंटिन्यू करने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैं खुद का कुछ बनाना चाहता था। इसलिए मैंने पापा के सामने ये डील रखी ताकि मुझे 2 साल का टाइम मिल सके। और ये डील सामने रखने के बाद मेरे लिए घर पे रहना बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि हर रोज वो लोग देखते कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, मेरे फेलियर उनको दिखते, मेरी सक्सेस अगर हो जाती तो वो भी दिखती, लेकिन फेलियर दिखने के चांसेस ज्यादा थे। इसलिए मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट करने के बाद घर तो नहीं आया, बल्कि मैं चंडीगढ़ ही शिफ्ट हो गया, वही सिटी जहाँ से सब कुछ स्टार्ट हुआ था। मैं चंडीगढ़ वापस आया और यहाँ पे एक छोटी सी कोचिंग ज्वाइन कर ली ताकि मेरे घर वाले मुझे वापस ना बुलाएं।
बोला है। करंटली मैं एनिमेशन की कोचिंग कर रहा हूँ और ये रीजन है कि मैं अभी तक चंडीगढ़ में रहता हूँ। अब मैं चंडीगढ़ आ तो गया था अपने घर वालों के साथ डील करके, लेकिन यहाँ पे मेरे पास लिटरली कुछ नहीं था। यहाँ पे मैं पीजी में नहीं रह सकता था क्योंकि मुझे अकेले काम करना था, इसलिए मुझे फ्लैट ढूंढने पड़े। और फ्लैट ढूंढने के लिए लिटरली मैं कई सारे सेक्टर पैदल चलाऊं, लेकिन मुझे फ्लैट नहीं मिल रहे थे, इसलिए मुझे ब्रोकर का सहारा लेना पड़ा। और यहाँ से मेरे एल लगना स्टार्ट हो गए। मेरे पास सिर्फ 30,000 की सेविंग थी, जिससे मैं सोचा था कि उससे मैं अपना रेंट भी कवर कर लूंगा, अपना बिजनेस भी कंटिन्यू कर लूंगा, अपने एक्सपेंसेस भी उठा लूंगा एटलीस्ट 1 महीने के लिए, और अगले महीने के एक्सपेंसेस उठा सकूं उतना मैं काम तो मैं कर ही लूंगा। लेकिन हुआ ये कि एक ब्रोकर ने मेरे साथ स्कैम कर दिया, जिसकी वजह से मुझे सीधा 15,000 रुपए का लॉस हो गया और मेरे पास अब सिर्फ 15,000 ही रुपए बचे थे। और प्रॉब्लम ये थी कि उस बंदे ने मेरे साथ स्कैम ऐसे टाइम पे किया जब मैं सारा बैग लेके शिफ्ट होने के लिए रेडी बैठा हुआ था, और उसने मेरे मुंह पे बोल दिया कि रूम ही नहीं है। अब ये लंबी कहानी है कि उसने मेरे साथ स्कैम एग्जैक्टली किया कैसे, ये किसी दिन और मैं आपको एक पॉडकास्ट में बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि मेरे पास सिर्फ 15,000 रुपए बचे थे। मैं बैग लेके सड़क पे खड़ा था और मेरे पास कोई जगह ही नहीं थी जाने के लिए। मैं घर वापस नहीं जा सकता था क्योंकि जस्ट पहला ही दिन था और मैं अपना 15,000 का लॉस कर चुका था, और ऐसी शक्ल लेके मैं घर जाऊं इतनी मेरे में हिम्मत नहीं थी। तो मैंने अपनी उम्मीद नहीं खोई, मुझे ऑन द मोमेंट जो भी फ्लैट मिल रहा था मैंने वो ले लिया, और मुझे एक फ्लैट मिला 15,000 रुपए का। लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं था बार्गेन करने का या कुछ भी करने का, मुझे वो फ्लैट लेना ही पड़ा। तो मैंने वो 15,000 रुपए जो मेरे पास बचे थे वो एज ए रेंट दे दिए, लेकिन अभी भी सिक्योरिटी देना बाकी था। तो मैंने अपने दोस्तों से पैसे उठा लिया और सिक्योरिटी भी दी। अब मैं शिफ्ट हो गया था, सामान भी रख दिया था, लेकिन पॉइंट ये था कि अब मेरे पास खाने के पैसे नहीं बचे, मेरे पास अपना बिजनेस कंटिन्यू करने के भी पैसे नहीं बचे। मैं घर से निकलते ही लिटरली सड़क पे था, मेरे पास कहने के लिए बस एक रूफ था, उसके सिवाय कुछ भी नहीं। तो अगेन मैंने अपने दोस्तों से थोड़े और पैसे उठा लिए ताकि एटलीस्ट मैं बिजनेस कंटिन्यू कर सकूं और अपने टिफिन सर्विस के पैसे दे सकूं। इस मोमेंट पे मेरे सभी दोस्तों ने काफी ज्यादा हेल्प करी और इसके लिए मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल भी हूँ कि मेरे पास ऐसे दोस्त भी है। लेकिन मैंने एक्चुअली में अपने दोस्तों को भी नहीं बताया कि मेरे साथ चल क्या रहा था। उनको मैंने बस ये बताया कि मुझे पैसों की जरूरत थी और उन्होंने भेज दिए। मेरी सिचुएशन क्या चल रही थी ये किसी को नहीं पता था सिवाय एक बंदे को छोड़ के जो मेरे साथ ही था। अब मैंने बिजनेस के लिए 10,000 रुपए जुगाड़ लिए थे और अगले दिन से काम पे भी लग गया। मैंने अपने डेड पेज को दोबारा ग्रो करने की कोशिश की, लेकिन वो तो नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं सिर्फ क्लाइंट पे फोकस करता हूँ, पेज की ग्रोथ भाड़ में गई। मैं टिफिन सर्विस के पैसे दे दिए थे और मैं कोचिंग भी जा रहा था, और कोचिंग में पैदल आया जाया करता था ताकि मेरे रैपिडो को पैसे खर्च ना हो। मैं लिटरली उस टाइम पे 12-12 घंटे भी काम कर रहा था। कई बार मैं रातों को सोया भी नहीं हूँ, 3-4 रातें मैं ऐसे काम करते करते निकाल दी थी। और टिफिन सर्विस के भी पैसे मैंने 30 दिन के नहीं दिए थे, सिर्फ 20 दिन के ही दिए थे। इसलिए मैं एक एक दिन छोड़ के खाना खाया करता था ताकि पूरे महीने एटलीस्ट मैं खा पाऊं। जो फ्लैट मैंने लिया था इसमें फ्रिज नहीं था, तो ऑब्वियसली मुझे ठंडा पानी तो नहीं मिल रहा था, और जून की पीक गर्मी में मैं यहाँ बिना ठंडे पानी के रह रहा था। मैंने एक मटका तो बाय कर लिया था, लेकिन उससे ज्यादा ठंडा पानी नहीं होता था। अब मेरे पास ना नेटवर्क बचा था, ना मेरे पास कनेक्शन बचे थे, इसलिए मेरे पास काम भी नहीं बचा था। इसलिए मैं लिटरली 30 रुपए में भी लोगों की रील एडिट कर रहा था ताकि मेरे पास कुछ तो पैसे आए कम से कम। और ये करते करते मेरा 1 महीना भी निकल गया और मैं कोई भी क्लाइंट क्लोज नहीं कर पाया। मैं ऑलरेडी कर्जे में था, मेरे पास क्लाइंट्स भी नहीं थे, मेरे सारे बिजनेस प्लान फ्लॉप हो चुके थे, और ना ही मेरे पास अब इतने पैसे बचे थे कि मैं आगे कोई और बिजनेस प्लान ट्राई भी कर पाऊं। और मेरी इस सब सिचुएशन के बारे में किसी को नहीं पता था, न मेरी फैमिली को, न मेरे फ्रेंड्स को, सिर्फ मुझे ही पता था। अगले महीने मैंने पहले वीक में किसी तरह एक क्लाइंट को क्लोज किया 30,000 रुपए के लिए, जिससे एटलीस्ट मुझे ये तो सिक्योर हो गया था कि अगले 2 महीने में आराम से निकाल सकता हूँ। लेकिन अगेन ये वो चीज नहीं थी जिसके लिए मैंने कॉलेज छोड़ा था। अब मैं काफी ज्यादा टेंशन में भी आ गया था, मैं यहाँ अकेला रहता था तो काफी लोनली भी फील होता था, किसी को अपने बारे में बता भी नहीं सकता था, और इस सब ने कहीं ना कहीं मुझे बीमार भी किया, काफी ज्यादा अंदर से वीक भी कर दिया। लेकिन स्टिल मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मेरे को जितना काम मिल रहा था मैं करने के लिए तैयार था, जितने सस्ते में मिल रहा था करने के लिए तैयार था, और मैं 12-12 घंटे भी काम कर रहा था। ऐसे ही छोटे मोटे काम करके मैं अपने हर महीने के एटलीस्ट टिफिन सर्विस के पैसे सिक्योर करता था, और महीने में अगर मुझे एक क्लाइंट भी मिल जाए तो उससे मेरा रेंट सिक्योर हो जाता था। और ऐसे ही करके मैं 2-3 महीने और निकाल दिए। और फिर अगस्त में मुझे समझ आ गया था कि मैं ऐसे काम तो आगे नहीं बढ़ा सकता, मुझे एटलीस्ट एक सोर्स ऑफ पैसिव इनकम चाहिए ही चाहिए। तो अगेन मैं वापस आया यूट्यूब पे। लेकिन जितना एक्सपीरियंस मैंने यूट्यूब पे गेन किया था, मुझे पता था कि यहाँ पे जल्दी ग्रोथ जैसी कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती। अगर मैं यहाँ पे आया हूँ तो एटलीस्ट 6 महीने का माइंडसेट तो लेके आना ही पड़ेगा मुझे। और क्योंकि मेरे पुराने चैनल से मेरे को काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया था, तो मुझे इस बार श्योर करना था कि मैं इस बार परफेक्टली हर चीज स्टार्ट करूँ, क्योंकि इस बार मैं रिस्क नहीं ले सकता था, मेरे पास इतना टाइम बचा ही नहीं था। तो मैंने मार्केट को एनालाइज किया, डिमांड देखी, अभी एडिटिंग स्टाइल कैसे चल रहा है वो देखा, एडिटिंग थोड़ी बहुत सीख की भी। 1 हफ्ते के अंदर मैं जितना सीख सकता था मैंने सीखा और स्टार्ट कर दिया। मेरे पास इक्विपमेंट्स भी नहीं थे। अगर आप मेरी पहली वीडियो जाके देखोगे तो आप देख सकते हो उसकी एडिटिंग कितनी लो लेवल है, उसमें मेरी वॉइस ओवर कितनी लो लेवल है, और कैसे मैंने उस पर काम कर रखा है। लेकिन स्टिल मैंने वो वीडियो अपलोड करी और मैंने तय कर लिया था कि हर हफ्ते एटलीस्ट एक वीडियो अपलोड करूंगा, और ये काम मैं 6 महीने तक करता रहूंगा। जितनी मैंने नॉलेज गेन करी है ऑनलाइन बिजनेस के बारे में, मैं सब कुछ रिवील कर दूंगा। मेरा सोल मोटिव ये था कि मैं 6 महीने के अंदर अपने चैनल को एटलीस्ट मोनेटाइज कर लो, रियल वैल्यू प्रोवाइड करके, ताकि फ्यूचर में मुझे प्रॉब्लम ना हो। एटलीस्ट 2 साल बाद मैं एक अच्छी सिचुएशन में हूँ, मुझे गाँव ना जाना पड़े। लेकिन अगेन ये 6 मंथ का ड्यूरेशन कैसे पार होगा इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था। अगस्त से सितंबर हुआ, सितंबर से अक्टूबर, और अक्टूबर में कहीं ना कहीं मेरी सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि मैं अपने रेंट के पैसे अगेन निकाल नहीं पा रहा था, क्योंकि यूट्यूब मेरा पूरा टाइम ले रहा था। इसलिए मैं इंस्टाग्राम पे कोई भी क्लाइंट क्लोज नहीं कर पा रहा था, और छोटे मोटे काम से मैं सिर्फ टिफिन सर्विस के पैसे दे पा रहा था। तो
मुझे कहीं ना कहीं इस चीज की बहुत ही जरूरत लगने लगी थी कि मैं कहीं पे जाके एटलीस्ट हेल्पर की जॉब कर लेता हूँ ताकि मैं अपना रेंट पे कर सकूं। मैं सिर्फ 2 दिन ही दूर था अप्लाई करने के लिए मैकडोनल्ड्स के अंदर, लेकिन तभी मेरी वो ध्रुव राठी वाली वीडियो वायरल हो गई और वहां से मुझे एक होप आया कि शायद मैं काम आगे बढ़ा सकता हूँ। मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ दिया और मैं टोटली फोकस हो गया यूट्यूब के ऊपर। इंस्टाग्राम पे मैंने ध्यान नहीं दिया, इंस्टाग्राम से जो क्लाइंट आ रहे थे मैंने उनको भी छोड़ दिया। छोटे मोटे काम जो मैं कर रहा था अपने टिफिन सर्विस के पैसे देने के लिए मैंने उनको भी छोड़ दिया। यहाँ पे अगेन मैंने एक रिस्क लिया अपने यूट्यूब चैनल के लिए और बाकी कहानी आपको पता ही है। मैंने अपने 100 के स्पेशल वाली वीडियो में अपनी पूरी यूट्यूब की कहानी बता रखी है, आप उसे भी देख सकते हैं। अब मेरे यूट्यूब चैनल को लगभग 7 महीने हो चुके हैं और इस पे अभी 35 वीडियोस हैं, जहाँ पे स्टिल मैं अभी अपने कंफर्ट जोन में नहीं हूँ। मैं अभी भी 24 घंटे काम करने के लिए तैयार बैठा रहता हूँ। कोचिंग मेरी अभी भी चल रही है, लेकिन मैंने इंस्टाग्राम के बिजनेस बंद कर दिया। मैं टोटली यूट्यूब पे डिपेंडेंट हो चुका हूँ। और अब आता है वो मेन क्वेश्चन जो आप सब जानना चाहते थे कि यूट्यूब से कितनी अर्निंग होती है। तो मैं सच कहूँ तो मुझे भी अंदाजा नहीं था कि यूट्यूब से इतनी अर्निंग होती है कि 6 महीने के अंदर मेरी लाइफस्टाइल ही चेंज हो जाएगी। अगर मैं आपको अपनी टोटल अर्निंग बताऊं जो मैंने यूट्यूब से करी है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तक मैंने अपने एडसेंस से 3 लाख रुपए तक कमाए हैं और वही स्पॉन्सरशिप से लगभग 2,50,000 तक कमाए हैं। ओवरऑल ये 5.5 लाख या 6 लाख तक के करीब है और ये सारी इनकम सिर्फ यूट्यूब से आई है, वो भी सिर्फ 35 वीडियोस के अंदर। और इसी वजह से मेरी सिचुएशन रातों रात इतनी ज्यादा चेंज हो गई। जहाँ मेरे पास पहले खाने के भी पैसे नहीं थे, वहाँ मैं अच्छा खासा खाना खा भी रहा हूँ, अपने दोस्तों को ट्रीट्स भी दे रहा हूँ, अपने लिए एक व्हीकल भी खरीद लिया अपने पैसों से। जिस रूम में मैं रहा करता था उसी रूम को काफी ज्यादा मॉडिफाई भी कर दिया, काफी अच्छा खासा यहाँ पे अरेंजमेंट कर लिया अपने रहने के लिए। और अभी मेरे पेरेंट्स को मैं फेलियर नहीं दिखता, बल्कि मेरे पापा खुद मेरी तारीफ करते हैं अपने मैनेजर्स वगैरह के सामने, अपने कलीग्स वगैरह के सामने। मैं कहीं ना कहीं अभी भी वही इंट्रोवर्ट इंसान हूँ जो कि लोगों से बात करने में डरता था, इसलिए मैंने अभी तक अपना फेस रिवील नहीं किया है, लेकिन बहुत जल्दी वो चीज भी चेंज होगी। अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि क्या आपको यूट्यूब एज अ करियर देखना चाहिए या नहीं, तो आई गेस इसका जवाब आपको मिल ही गया होगा। लेकिन अगेन ये आपकी लाइफ है, आपके डिसीजन है, आपको देखना है कि आप वो सारी चीजें कर सकते हैं, वो सारे स्ट्रगल फेस कर सकते हैं या नहीं। अगर मैं अपनी लाइफ में पीछे मुड़ के देखूं तो मैंने हर मोमेंट पे कहीं ना कहीं रिस्क लिया है, छोटे से लेके बड़े तक। लाखों रुपए कमाने के लिए मैंने 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 से भी ज्यादा रुपए डुबाए होंगे। कॉलेज छोड़ना एक बहुत ही बड़ा डिसीजन था जो मैंने लिया है और कहीं ना कहीं शायद मैं उसे अभी चेंज भी करूं। लेकिन आपको क्या लगता है मेरी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन कौन सा था जिसने मुझे आज ऐसा बनाया है? कमेंट में जरूर बताना। अगर आप मेरी राय पूछेंगे तो मेरे लिए सबसे बड़ा डिसीजन वो 200 रुपए चुराना था, क्योंकि अगर उस बंदे ने उस दिन मुझे वो प्रोडक्ट फ्री में दे दिया होता, वो कोर्स फ्री में दे दिया होता, तो मैं बिल्कुल भी मेहनत न करता पैसे वापस कमाने के। लेकिन उस बंदे ने मेरे से 200 रुपए की चोरी करवाई, जिसकी वजह से मैं पैसों के पीछे इतना भागा कि आज मैं इस स्टेज पे पहुंच पाया हूँ। एंड अगेन ये एंड नहीं है, बल्कि अभी मेरे पास बहुत सारे बिजनेस प्लान है जिनको मैं एग्जीक्यूट करूंगा। आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं सब्सक्राइब करके मेरे साथ मेरी जर्नी में कनेक्ट हुए हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप मेरे को फ्यूचर में भी देखते रहे ताकि आपको पता चल सके कि मैं कहां से निकला था, क्या कर रहा हूं और कैसे कर रहा हूं। आई होप ये 200 की स्पेशल वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं इंस्पायरिंग होगी और मेरी कहानी ने आपको बहुत सारी चीजें सिखाई भी होगी। ऑल्दो इन कहानियों में मैं आपको पूरी डिटेल नहीं बता पाया क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी जा चुकी है, लेकिन अगर किसी दिन मैं पॉडकास्ट करता हूँ तो आप लोगों को श्योर पूरी कहानी डिटेल में बताऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि इस कहानी के अंदर कितनी ज्यादा इंटेंसिटी थी। और मैं अपनी सारी वीडियोस में इतनी ज्यादा नॉलेज फ्री में इसलिए देता हूँ क्योंकि मुझे पता है कहीं ना कहीं कोई ना कोई बंदा मेरी तरह ही स्ट्रगल कर रहा होगा, तो मैं चाहता हूँ कि वो बंदा ये मेरी वीडियोस देख के एटलीस्ट वो स्ट्रगल फेस ना करे जो मैंने किया है। इसलिए मैं अपनी वीडियोस बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ बनाता हूँ। तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। आई होप आपको ये कहानी सुनने में मजा आया हो।